फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक लॉ इजी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे आपका सीआरपीसी का सेक्शन 44 एंड सेक्शन 45। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये जो सीरीज़ हम पढ़ रहे हैं, ये हम प्रोविजंस पढ़ रहे हैं रिलेटेड टू द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन। तो ये प्रोविज़न जो आपका सीआरपीसी में मेंशन किए गए हैं, उनमें से हम आपका स्टार्टिंग जो हमने पढ़ा था 41 से हमने स्टार्ट किया था, और अभी हम 44 और 45 को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इससे पहले वाले 41 से लेकर 43 तक जितने भी सेक्शंस आपके बीआर एक्ट में दिए गए हैं, उनके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी वीडियो देखना है, कोई भी टॉपिक अगर आपको समझना है, तो आप प्लेलिस्ट मेरी जो आपकी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की प्लेलिस्ट है, उस पर जाकर आप इन वीडियोस को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक पढ़ लेते हैं, जो आपका सेक्शन 44 और सेक्शन 45 दोनों मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 44 की। सेक्शन 44 जो है ना, वो क्या बात करता है, वो आपका अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट की बात करता है। जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था ना सेक्शन 43 अरेस्ट बाय अ प्राइवेट पर्सन, कि प्राइवेट पर्सन जो है वो कब किसी दूसरे पर्सन को अरेस्ट कर सकता है, उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं वो हम ऑलरेडी सेक्शन 43 में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी मजिस्ट्रेट जो है वो आपका कब अरेस्ट कर सकता है। तो ये जो आपका सेक्शन 44 है, इसके आपको ये देखिए दो आपको सबसेक्शंस इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। ये दो सबसेक्शंस हैं, फाइन। तो जब ये दो सबसेक्शन को हमें डिस्कस करना है यहाँ पर, तो सबसे पहले इसका जो सबसेक्शन 1 है, अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट का जो सबसेक्शन 1 है, यहाँ आपको ये ग्रीन से इटैलिक्स में जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना, ये आपका क्या है, ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज है एज इट इज़, जैसा कि बेयर एक्ट में लिखा गया है। तो इसको मैं आपको एक बार सिर्फ पढ़ के बता देती हूँ, और इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्या होगा वो मैं आपको नीचे डिस्कस करके बताऊँगी। तो इसमें क्या है कि व्हेन एनी ऑफेंस इज कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ अ मजिस्ट्रेट, whether executive or judicial, within his local jurisdiction, he may himself arrest or order any other person to arrest the offender. फाइन। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है, थोड़ा सा मैं आपको इससे भी समझा देती हूँ कि जिनके पास में बेयर एक्ट है थोड़ा सा उनको समझने में आसानी होगी, और एक्सप्लेनेशन तो मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगी ही, जिसे आप स्क्रीनशॉट लेके आप खुद के नोट्स बना सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है कि अगर मान लीजिए कोई भी ऑफेंस जो है वो कमिट किया जा रहा है किसी मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में, किसी मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में। अब ये मजिस्ट्रेट आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी हो सकता है और कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, फाइन। और ये जो ऑफेंस कमिट हुआ है वो आपके उसके लोकल जुरिस्डिक्शन में आता है, या हम कह सकते हैं कि जिस पर्सन ने ये ऑफेंस कमिट किया है, जो ऑफेंडर है, वो उसके लोकल जुरिस्डिक्शन में आता है। तो ऐसी कंडीशन में मजिस्ट्रेट जो है वो या तो खुद अरेस्ट कर सकता है उस पर्सन को जो ऑफेंडर है, या फिर किसी दूसरे पर्सन को ऑर्डर दे सकता है ऑफेंडर को अरेस्ट करने के लिए, फाइन। और साथ ही साथ में इस सेक्शन में और क्या कही गई है कि जब ऐसा ऑफेंडर, मतलब ऐसा पर्सन जिसने ऑफेंस कमिट किया है मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, चाहे वो मजिस्ट्रेट खुद करे या किसी दूसरे से करवाए, तो उसके बाद में यहाँ आपके पास मजिस्ट्रेट की पावर होती है कि वो उस ऑफेंडर को कस्टडी में भी भेज सकता है, फाइन। पर यहाँ जो कस्टडी है ना, उसमें आपका वो आपकी अंडर इट विल बी सब्जेक्ट टू दी कंडीशंस और प्रोविजंस रिलेटेड टू बेल एंड कस्टडी। जो भी सीआरपीसी में आपका बेल और कस्टडी से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं उसके अधीन रहेगा, मतलब उसके अधीन रहेगा वो पर्सन, उस पर्सन की कस्टडी देने पर। तो ये तो आपका मैंने सिर्फ बेयर एक्ट की लैंग्वेज से समझाने की कोशिश की है। अब इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्या है वो आप देख सकते हैं। इट स्टेट्स दैट व्हेन एनी ऑफेंस इज कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ अ मजिस्ट्रेट, वेदर अ जुडिशियल और अ executive magistrate within his local jurisdiction, he may himself arrest that person or may order any other person to arrest the offender. तो यहाँ पर क्या है, जो मैंने आपको भी बात ऊपर समझाई वही आपके इसके एक्सप्लेनेशन में लिखा गया है कि मान लीजिए कोई भी ऑफेंस कमिट किया गया है किसी मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में। अब चाहे ये मजिस्ट्रेट आपका कोई एग्जीक्यूटिव है या फिर कोई आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, और
जो भी ऑफेंस कमिट किया गया है या जिस पर्सन ने कमिट किया है वो उसके लोकल जुरिडिक्शन में आता है। फाइन। तो ऐसी कंडीशन में वो मजिस्ट्रेट आपका खुद भी उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है और किसी दूसरे को भी ऑर्डर दे सकता है अरेस्ट करने के लिए ऑफेंडर को। फाइन। एंड मे देयर अपन कमिट द ऑफेंडर टू कस्टडी। क्या लिखा है कि साथ ही साथ में वो ऑफेंडर को कस्टडी के लिए भी, मतलब पुलिस कस्टडी के लिए भी भेज सकता है। फाइन। बट सब्जेक्ट टू दी प्रोविजंस रिलेटेड टू बेल एंड कस्टडी। बट जो भी कस्टडी के लिए वो पर्सन को भेजेगा उस कस्टडी पे आपका क्या होगा, जो भी बेल और कस्टडी से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं वो आपके उनके अधीन रहेगा। फाइन। या फिर इसके एक्सप्लेनेशन को हम दूसरी तरीके से कैसे समझ सकते हैं, दिस सबसेक्शन गिव्स द मजिस्ट्रेट द पावर टू अरेस्ट or direct other regarding the arrest of any person who commits an offense in his presence। तो अगर हम सिंपल अर्थों में समझे तो क्या कह सकते हैं कि ये जो सब सेक्शन है, सेक्शन 44 का सब सेक्शन 1, ये मजिस्ट्रेट को पावर देता है। ठीक है ना, किस चीज़ की पावर देता है? अरेस्ट करने की पावर देता है। या फिर किस चीज़ की पावर देता है? किसी दूसरे पर्सन को डायरेक्ट करने की पावर देता है कि वो किसी ऑफेंडर को अरेस्ट करे। कौन सा ऑफेंडर? कि जिसने आपका उसकी प्रेजेंस में कोई ऑफेंस कमिट किया है। और इसके लिए विदाउट इशूइंग अ वारंट, मतलब इसके लिए वारंट इशू करने की भी ज़रूरत नहीं है। मजिस्ट्रेट ने कह दिया भाई उसकी प्रेजेंस में कोई ऑफेंस हुआ है, तो वो ऑफेंडर को खुद भी अरेस्ट कर सकता है, किसी दूसरे को भी डायरेक्ट कर सकता है भाई तुम इसे अरेस्ट करो। और इसके लिए मजिस्ट्रेट को कोई वारंट इशू करने की भी ज़रूरत नहीं है। The magistrate must also follow the rules regarding bail and custody। इस पर यहाँ पर क्या है कि जो आपका मजिस्ट्रेट है उन्होंने अरेस्ट कर दिया, पर्सन को कस्टडी के लिए भेज दिया, पर मजिस्ट्रेट को यहाँ पर जो भी बेल और कस्टडी से रिलेटेड रूल्स हैं उनको फॉलो करना ज़रूरी है। फाइन। जो कि आपका किस में मेंशन किया गया है? आपके सेक्शन 440 से सेक्शन 446। ठीक है। और सेक्शन 46 जो है उसमें आपके मेंशन किया गया है। अब बात करते हैं हम सेक्शन 44 के सब सेक्शन 2 की। तो सेक्शन 44 का सब सेक्शन 2 क्या कहता है? पहले मैं आपको बेयर एक्ट की लैंग्वेज बताऊंगी कि बेयर एक्ट में क्या लिखा है। देखिए इसमें ना बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ एक मेन डिफरेंस है आपका सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 में। यही लैंग्वेज आपने जो आप सब सेक्शन 2 की लैंग्वेज पढ़ेंगे ना, वही आपकी लैंग्वेज आपने किस में पढ़ी होगी? सब सेक्शन 1 में भी पढ़ी होगी। तो थोड़ा सा डिफरेंस है वो मैं आपको बताती हूँ। एनी मजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, मतलब कोई भी मजिस्ट्रेट चाहे वो एग्जीक्यूटिव है चाहे वो जुडिशियल है, मे एट एनी टाइम, मतलब किसी भी टाइम, अरेस्ट और डायरेक्ट द अरेस्ट कर सकता है या फिर किसी दूसरे को डायरेक्ट कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है या इंस्ट्रक्शन दे सकता है अरेस्ट करने के लिए, या कह सकता है ऑर्डर दे सकता है अरेस्ट करने के लिए, इन हिज प्रेजेंस विद इन हिज लोकल जुरिडिक्शन, मतलब उसकी अपनी प्रेजेंस में और उसका लोकल जुरिडिक्शन के अंदर, ऑफ एनी पर्सन फॉर हुज अरेस्ट ही इज़ कम्पिटेंट, मतलब किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए। ये सारी बातें क्या कही गई हैं कि कोई भी मजिस्ट्रेट चाहे वो एग्जीक्यूटिव है चाहे वो जुडिशियल है, वो किसी भी टाइम पे खुद भी अरेस्ट कर सकता है और किसी दूसरे को भी डायरेक्ट कर सकता है अरेस्ट करने के लिए किसी ऐसे पर्सन को जिसने ऑफेंस कमिट किया है उसकी प्रेजेंस में। फाइन। और जिसको अरेस्ट करने के लिए वो कम्पिटेंट है एट दैट टाइम। फाइन। एंड इन द सर्कमस्टेंसेस टू इशू अ वारंट, और वारंट इशू करने के लिए भी वो सक्षम है। फाइन। तो अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है और ये सब सेक्शन 1 से किस तरीके से डिफरेंट है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो ये जो आपका सब सेक्शन 2 है सेक्शन 44 का, वो क्या कहता है? इट डील्स विद द प्रोविजन ऑफ अ मजिस्ट्रेट टू अरेस्ट अ पर्सन इन हिज प्रेजेंस विद इन हिज लोकल जुरिडिक्शन। मतलब यहाँ पर आपकी बात कर रहे हैं किसी मजिस्ट्रेट की पावर की, अरेस्ट करने की जो पावर है, ठीक है ना, यहाँ ये जो सबसेक्शन है वो डील करता है मजिस्ट्रेट की पावर से किसी पर्सन को अरेस्ट करने की अपनी प्रेजेंस में, मतलब अपनी प्रेजेंस में वो किसी को अरेस्ट कर सकता है या करवा सकता है जो कि उसके लोकल जुरिडिक्शन में आता है। अकॉर्डिंग टू दिस सबसेक्शन एनी मजिस्ट्रेट, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है चाहे जुडिशियल है, मे एट एनी टाइम अरेस्ट और डायरेक्ट द अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन
in his presence and within his local jurisdiction for whose arrest he is competent at the time and in the circumstances to issue a warrant। मतलब यहाँ पर जो बात मैंने आपको बेयर एक्ट में लिखी है एग्जैक्ट वही चीज़ यहाँ लिखी है कि ये जो है सबसेक्शन मजिस्ट्रेट जो है उसको पावर देता है, चाहे वो आपका एग्जीक्यूटिव है चाहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, ठीक है, किसी भी टाइम पे वो अरेस्ट कर सकता है या डायरेक्ट कर सकता है किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए अपनी प्रेजेंस में और उसके लोकल जुरिस्डिक्शन के अंदर, जिसके लिए ऐसे पर्सन को जिसको अरेस्ट करने के लिए वो कम्पिटेंट हो, मतलब वो उसके लोकल जुरिस्डिक्शन में आता हो। और साथ ही साथ में क्या बोलते हैं वारंट इशू करने के लिए भी अगर सर्कमस्टेंसेस अलाउ करते हैं तो वारंट इशू किया जा सकता है। बट यहाँ पर क्या है, देखिए ये आपका सबसेक्शन 1 से किस तरीके से डिफरेंट है कि यहाँ जो मजिस्ट्रेट है, ठीक है ना, उसके पास पावर नहीं होती जिस पर्सन को अरेस्ट किया उसको कस्टडी में भेजने की। अरेस्ट करने की पावर तो है बट उसको कस्टडी में भेजने की पावर नहीं है, जबकि सबसेक्शन 1 जो है वो मजिस्ट्रेट को पावर देता है कि वो अरेस्ट किए गए पर्सन को क्या है कस्टडी में भी भेज सकता है। सो यहाँ पर क्या है कि मजिस्ट्रेट डज नॉट हैव द पावर टू कमिट द पर्सन अरेस्टेड टू कस्टडी अंडर दिस सबसेक्शन अनलाइक सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 44। मतलब जैसे सेक्शन 44 के सबसेक्शन 1 में आपका मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है कि वो अरेस्टेड पर्सन को कस्टडी में भेज सके, ये जो सबसेक्शन है वो क्या कहता है, वो पर्सन को अरेस्ट करने की पावर तो देता है मजिस्ट्रेट को बट उसको कस्टडी में भेजने की पावर नहीं देता है। द पर्सन अरेस्टेड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट एज पर सेक्शन 57 ऑफ CRPC। तो जब यहाँ पर मजिस्ट्रेट के पास पर्सन को अरेस्ट करने की पावर है पर उसको कस्टडी में भेजने की पावर नहीं है, तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट को क्या करना पड़ेगा कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसको कोर्ट के जो भी कॉम्पिटेंट कोर्ट है उसके सामने पेश करना पड़ेगा, ठीक है ना, पेश करना पड़ेगा। और वो भी क्या है आपका सेक्शन 57 के अकॉर्डिंग, जो आपका CRPC का सेक्शन 57 है ना, उसके अकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट को अरेस्टेड पर्सन को कोर्ट के सामने कॉम्पिटेंट कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेगा। सेक्शन 57 क्या बात करता है, सेक्शन 57 बात करता है कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसको 24 आवर से ज़्यादा डिटेन नहीं किया जा सकता। फाइन, तो ये आपका मेजर डिफरेंस था सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में। तो ये जो सबसेक्शन है इज़ इंटेंडेड टू एम्पावर द मजिस्ट्रेट to prevent the escape of a person who has committed an offense or is suspected of committing an offense in his presence। तो बेसिकली ये जो सबसेक्शन है ना वो उसकी इंटेंशन क्या है, उसकी इंटेंशन है मजिस्ट्रेट को एम्पावर करने की ताकि वो किसी ऐसे पर्सन के एस्केप को, मतलब वो भाग ना जाए या कहीं छुप ना जाए, ठीक है, इसको प्रिवेंट करने के लिए ये जो सबसेक्शन है सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 44, ये आपका इसकी इंटेंशन क्या है, मजिस्ट्रेट को एम्पावर करने के लिए कि वो किसी ऐसे पर्सन के एस्केप को प्रिवेंट कर सके जिसने कोई ऑफेंस कमिट किया है उसकी प्रेजेंस में, या फिर जो कि सस्पेक्टेड है, मतलब जिस पे शक है कि उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस पे। तो बेसिकली आपका सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 मैंने कोशिश की आपको समझाने की, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं सेक्शन 44 की तरफ। सेक्शन 44 जो बात करता है वो बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस फ्रॉम अरेस्ट। मतलब आर्म्ड फोर्सेस जो है ना, आर्म्ड फोर्सेस जो हैं उनके मेंबर्स को जो अरेस्ट से प्रोटेक्शन का जो प्रोविज़न है वो आपका सेक्शन 45 में आपको मिलेगा। फाइन, तो इसमें क्या डिस्कस किया गया है इसको हम लेके चलते हैं। देखिए इसमें क्या बात की गई है, ये इसमें भी आपके जो इसमें आपका सबसेक्शन 1 है। सबसेक्शन 1 क्या कहता है और सबसेक्शन 2 क्या कहता है उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ूंगी मैं आपको। फाइन, तो इसमें देखिए सबसेक्शन 1 बात करता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 41 टू सेक्शन 44 no members of the armed forces of union shall be arrested for anything done or purported to be done by him
in the discharge of his official duties except after obtaining the consent of the central government। तो बेसिकली इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि ये जो आपका सबसेक्शन है 45 का सबसेक्शन 1 वो क्या कहता है कि नो मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस ऑफ यूनियन, मतलब यूनियन की आर्म फोर्सेस के जो भी मेंबर्स हैं, ठीक है ना, जो भी मेंबर्स हैं, ठीक है ना, उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता फॉर एनीथिंग, मतलब किसी भी ऐसे काम के लिए अरेस्ट नहीं किया जा सकता जो कि उन्होंने अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हुए किया है। फाइन, मतलब अगर उन्होंने अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हुए अगर कोई काम किया है तो उस काम के लिए आपका उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता अनलेस द सेंट्रल गवर्नमेंट गिव्स इट कंसेंट। मतलब कब तक अरेस्ट नहीं किया जा सकता कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट ना ले ली जाए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी रजामंदी, उसकी कंसेंट लेने के बाद आर्म फोर्सेस के पर्सन जो हैं उनको अरेस्ट या मेंबर्स जो हैं उनको अरेस्ट किया जा सकता है। बट जब तक उनकी कंसेंट ना ली जाए तब तक ऐसे किसी भी काम के लिए उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता जिसके लिए जो कि उन्होंने अपनी ड्यूटी, जो ऑफिशियल ड्यूटी है उसको परफॉर्म करते हुए किया है। दिस प्रोविजन इज मेंट टू प्रोटेक्ट द मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस फ्रॉम आर्बिट्ररी और मैलिशियस अरेस्ट बाय द पुलिस और अदर अथॉरिटीज़। तो ये जो प्रोविज़न डाला गया है ना, इसका मकसद क्या है कि इसका मकसद है आपका आर्म फोर्सेस जो है उनके मेंबर्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है ना। अब उनके मेंबर्स को प्रोटेक्ट करना, किससे प्रोटेक्ट करना, जो पुलिस है या कोई और अथॉरिटी है उसके आर्बिट्ररी और मलिशियस अरेस्ट है, मतलब बोलते नहीं जो कोई दुर्भावना से या फिर बोलते नहीं है जो बोलते मनमानी अगर जो क्या कह सकते हैं, सॉरी, हाँ, जो आपका मनमानी से या फिर बोलते नहीं मैलिशियस इंटेंशन से दुर्भावना से अगर किसी को अरेस्ट किया जा रहा है तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए आर्म फोर्सेस के मेंबर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोविज़न डाला गया है। एंड टू इंश्योर दैट दे आर नॉट हरास्ड और इंटिमिडेटेड फॉर परफॉर्मिंग देयर लॉफुल ड्यूटीज़। और ये भी इंश्योर करने के लिए इस प्रोविज़न का एक और मकसद क्या है, ये इंश्योर करना कि उनको अगर अपनी जो भी लॉफुल ड्यूटीज़ उनकी है ना उसको परफॉर्म करने के लिए उनको किसी भी तरीके से हैरास ना किया जाए, इंटिमिडेटेड ना किया जाए। फाइन, तो ये आपका सबसेक्शन 1 का एक्सप्लेनेशन मैंने पढ़ा। और बाकी ये जो सबसेक्शन 1 है ना ये आपका अप्लाई होता है, सबसेक्शन 1 जो है वो आपका अप्लाइज होता है ऑल मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन की जो भी आर्म फोर्सेस होंगी ना उनके सारे मेंबर्स पे ये आपका अप्लाई होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रैंक और डेजिग्नेशन, मतलब उनकी रैंक और डेजिग्नेशन से इररिस्पेक्टिव। फाइन, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी रैंक या डेजिग्नेशन क्या है। अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है, ये देखिए सबसेक्शन 2 है, द स्टेट गवर्नमेंट में by notification direct that the provision of subsection 1 shall apply to such category or such class of members of the force charged with the maintenance of public order as may be specified therein wherever they may be serving, and thereupon the provision of that subsection shall apply as it for the expression central government occurring therein the expression state government were substituted। तो ये आपका सबसेक्शन 2 बेयर एक्ट की लैंग्वेज है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, दिस प्रोविजन इज मेंट टू एक्सटेंड द प्रोटेक्शन ऑफ सबसेक्शन 1 to such members of forces who are not the part of the armed forces of union but are charged with the responsibility of maintaining public order or engaged in maintaining public order in any part of the country। तो ये क्या है, ये जो प्रोविज़न है ना इस प्रोविज़न का ये जो सबसेक्शन 2 है, सेक्शन 45 का सबसेक्शन 2 है, इसका मकसद क्या है कि ये जो भी आपका प्रोटेक्शन जो कि आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स को मिल रही है इस प्रोटेक्शन का जो एक्सटेंड है ना उसको इस प्रोटेक्शन का जो दायरा है उसको थोड़ा बढ़ा के उन पर्सन्स को, उन मेंबर्स को भी इसका फ़ायदा देना जो कि आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर तो नहीं है, यूनियन के आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर तो नहीं है, बट उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने की या फिर जो एंगेज हैं पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए
इंडिया मतलब हमारी जो कंट्री है, कंट्री के किसी भी पार्ट में, विद द कंसेंट और नोटिफिकेशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब जो कि ये सारी चीज़ें किसकी उससे हो रही हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी नोटिफिकेशन, उसने नोटिफाई किया है इस चीज़ को, और उनकी कंसेंट है कि ऐसे पर्सन जो है वो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करेंगे या फिर उसमें आपका एंगेज रहेंगे। तो ऐसे केस में उनको भी इस प्रोटेक्शन का बेनिफिट मिलना चाहिए, तो इसके लिए ये प्रोविज़न डाला गया है। फाइन। तो यहाँ कह सकते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट जो है उसकी सेम पावर या ड्यूटीज़ होती हैं जैसे कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी अंडर दिस सबसेक्शन। द सबसेक्शन अप्लाइज ओनली टू दोज मेंबर्स ऑफ फोर्सेस हु आर नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो सबसेक्शन 2 है ना, ये सिर्फ उन मेंबर्स पे, मतलब फोर्सेस के उन मेंबर्स पे अप्लाई होगा जिनको स्टेट गवर्नमेंट ने अपने मतलब नोटिफाई किया है। उन्होंने बोलते हैं ना, कोई आपका जियो निकलता है, गवर्नमेंट ऑर्डर निकलता है, उसमें नोटिफाई कर रखा है, तो ही उन्हीं मेंबर्स को ये बेनिफिट मिलेगा, बाकी और मेंबर्स को ये बेनिफिट नहीं मिल सकता है। ओके, तो ये आपका सेक्शन 44 और सेक्शन 45 ऑफ सीआरपी मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आपको इससे आपके स्टडीज़ में हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ अगर आपको ये चैनल से कुछ हेल्प मिलती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।